ये कहानी है नंदनपुर में रहने वाले दो लोगों की। रमेश और सुरेश दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। छोटी छोटी बातों के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते थे। गांव वाले भी इन दिनों की लड़ाई को खत्म करवाने के बजाय दोनों की लड़ाई का मजा लेते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का आदमी भी रहता है। एक नंबर का बदमाश लड़का था। लोगों की लड़ाई करवाकर अपना फायदा निकालता था। एक दिन रमेश और सुरेश किसी बात पर लड़ रहे थे। क्यों रे, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है? हाँ समझता हूँ, तो तुझे क्या? कल मैंने एक कपड़ा खरीद के लाया, तूने हूबहू मेरे जैसा ही कपड़ा खरीद लिया। हाँ तो मेरा पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू मुझे कॉपी क्यों करता है? खुद का दिमाग नहीं चला सकता? मेरा पैसा मेरी मर्जी, मैं किसी में खर्चा करूँ। वैसे भी मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पहनूं, तू बोलने वाला कौन होता है रे? दोनों के दोनों बेमतलब का लड़ रहे थे। तभी वहां पर इन लोगों की लड़ाई को देखकर मोहन वहां पहुंच जाता है। अरे यार, तुम लोग क्यों लड़ाई करते हो? छोड़ो सुरेश भाई, रमेश भाई। ऐसा करके मोहन दोनों को समझाने लगता है। दोनों मोहन की बात सुनते भी थे, क्योंकि वो सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा लेता था। इसके बाद से वहां से चले जाता है। मोहन सुरेश के साथ चला जाता है। अरे भाई सुरेश, तुम कहाँ उस मूर्ख रमेश की बातों में लगते हो? वो तो है ही मूर्ख, हमेशा तुम्हारी कॉपी करते रहता है, जलता है तुमसे। छोड़ ना यार। अगले दिन मोहन रमेश से मिलता है। अरे मोहन भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है भाई, तुम बताओ। अरे वो सुरेश तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था। बोल रहा था साले के पास काम धाम नहीं और हीरो बना फिरता है। क्या? और क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था कि रमेश को ना तो कपड़े पहनने का सेंस है, ना तो चलने का सेंस है, हमेशा मेरी कॉपी करते रहता है। ऐसा कहा उसने? हाँ भाई, और तुम्हें तो मूर्ख और क्या क्या बोल रहा था। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था सुन सुन के। मेरा तो मन हो रहा था कि उसको एक थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन अच्छे घर का हूँ, इस कारण मैं चुप रह गया। ऐसा देखता हूँ मैं उसको। ऐसा कहकर रमेश गुस्से से वहां से जाने लगता है। अरे भाई छोड़ो ना उस मूर्ख की बातें, तुम काहे अपना दिमाग गर्म कर रहे हो? चल रहो। कुछ दिन बाद रमेश के पिताजी, अरे रमेश, कितना उम्र हो गया है? कुछ काम धाम करने का सोचा है कि नहीं, कि दिन भर निठल्लों की तरह घूमते रहोगे गांव में? पापा, इतना सारा पढ़ाई तो कर ही लिया हूँ, कोई ढंग का काम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करूँ बताओ? कल मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक जेसीबी खरीद के ले आऊं। हाँ पिताजी, मैं भी सोच रहा था कि जेसीबी ले लेते हैं, क्योंकि आजकल उसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। रमेश और उसके पापा जेसीबी खरीदने के लिए आते हैं और घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में सुरेश और मोहन उसको देख लेते हैं। रमेश सुरेश को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से निकलता है। देखा सुरेश भाई, कैसे हमको चिढ़ा रहा है? ये भिखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गए? भाई लेकिन जेसीबी की खुदाई में बहुत पैसा है, देखना दिन ब दिन वो पैसा कैसे छापता है। मैं भी पापा को बोलकर जेसीबी खरीद कर लाता हूँ, फिर सस्ते रेट में काम करेंगे। ये हुई ना बात, सही कहा सुरेश भाई। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और दूसरे दिन ही सुरेश भी जेसीबी खरीद कर ले आता है। रमेश और सुरेश दोनों अपना अपना जेसीबी लेकर गांव के चौराहे में खड़े होते हैं। रमेश सोचता है, ये साला सुरेश मेरा कॉपी करके जेसीबी खरीद लिया। मैं सोचा था कि अकेला हूँ तो अच्छी कमाई होगी, इसके आने से कंपटीशन बढ़ जाएगा। अपने आप को बहुत बड़ा तोपचंद समझ रहा था ना, अब देखता हूँ बेटा तू कैसे कमाई करता है। कुछ ही देर बाद एक पति पत्नी जेसीबी का बुकिंग करने के लिए आते हैं। पहले रमेश के पास गए। भाई घर बनाना है, उसकी खुदाई करवाना है, कितना है आपका चार्जेस? भैया 1500 घंटे में चलूंगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर। तभी सुरेश वहां से जोर से आवाज देता है, भैया मैं 1300 में चलूंगा। अरे वाह, वह तो 1300 में चल रहा है, चलो उसके पास। फिर वो उसके पास जाने लगते हैं। भैया मैं 1000 में चलूंगा। ऐसा रमेश बोला। भैया मैं 500 में चलूंगा। दोनों पति पत्नी इधर उधर जाने लगे। अजी अब तो 500 हो गया, अब तो चले ही जाते हैं। रुको, अभी देखना, अब ये फ्री में काम करने के लिए जाएंगे। ये दोनों सुन लेते हैं और फिर बोलते हैं, ऑफर खत्म, ऑफर खत्म। लेडी चिढ़ते हुए बोलती है, लो हो गया ना सत्यानाश, कभी तो अपना दिमाग लगा लिया करो।
और गुस्से गुस्से में वहां से चली जाती है। पीछे पीछे उसका पति भी उसके साथ चला जाता है। क्यों रे, तू मुझसे हर बार लड़ते क्यों रहता है? तू अपना देखना, मैं अपने हिसाब से पैसा ले रहा हूँ। अरे मेरा जेसीबी, मेरा पैसा, मेरा पेट्रोल, मैं जितने चाहे मर्जी पैसा लूं। तू होता कौन है रे मुझसे ये बोलने वाला? ऐसे दोनों के दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। मोहन दूर से खड़े होकर उनको देखते रहता है। यह दोनों फिर से लड़ने लगे, कितने मूर्ख हैं। ऐसा कहकर मोहन उनको देखकर हंसते रहता है। अभी तुझको मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश अपनी जेसीबी में चला जाता है और उधर सुरेश भी अपनी जेसीबी में चला जाता है। दोनों के दोनों जेसीबी को आमने सामने लाते हैं और घमासान लड़ाई करते हैं। जेसीबी की जेसीबी से लड़ाई, और थोड़ी देर में दोनों की जेसीबी में ब्लास्ट होता है और दोनों के दोनों जेसीबी टूटकर बिखर जाते हैं। सुरेश और रमेश अपना सर पकड़ लेते हैं। अरे ये क्या हो गया? अब दोनों अपना उदास चेहरा लेकर घर चले जाते हैं। जहाँ पर जेसीबी टूटा हुआ था वहाँ पर मोहन जाता है। लो, हो गया इनका काम तमाम। दूसरे दिन रमेश और सुरेश खड़े हुए थे। नजर पड़ती है कि सामने से एक जेसीबी चलकर आ रहा होता है और पास आने पर देखते हैं कि उसको मोहन चलाकर लेकर आ रहा होता है और दोनों के सामने से गुजरता है। और मोहन दोनों को ऐसे मुस्कुराकर देखते हुए जाता है जैसे कि वो दोनों को चिढ़ा रहा हो। सुरेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब मोहन की वजह से हुआ है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अपना सर पटक के रह जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा दो की लड़ाई में तीसरा हमेशा फायदा उठाता ही है। आज के दौर पर मोहन जैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। चिकन शॉप। मुंबई से कुछ ही दूर पर रेड बर्ड नाम की एक मुर्गियों की पोल्ट्री थी। इस पोल्ट्री में शहर के सारे चिकन शॉप वाले चिकन खरीदने आते थे। पोल्ट्री पे 2 काउंटर थे, एक नॉर्मल मुर्गियों के लिए जिसका प्राइस 60 रुपये था और एक थोड़ी बीमार मुर्गियों के लिए जिसका दाम 30 रुपये था। एक दिन इस फार्म पर अहमद मुर्गियां खरीदने आया। उसकी शहर में चिकन शॉप थी, लेकिन वो किसी और फार्म से मुर्गियां खरीदता था। वो 2 काउंटर देखकर हैरान रह गया। भैया, ये 2 काउंटर क्यों हैं? एक तंदुरुस्त मुर्गियां हैं 60 रुपये और ये थोड़ी बीमार है जिसे कुत्तों वगैरह के लिए लोग खरीदते हैं। तभी अहमद के दिमाग में एक खुरापात सूझी। अगर इन मुर्गियों को खाकर कुत्तों को कुछ नहीं होता तो इंसानों को क्या होगा? और अगर मैं ये बेच दूं तो हर मुर्गी पे 2 गुना मुनाफा होगा। 50 मुर्गे दे दो भाई, लेकिन ये इंसान के खाने के लायक नहीं है। वो मैं देख लूंगा, तुम बस मुझे मुर्गे दो। पोल्ट्री वाले ने अहमद के मिनी टेम्पो में 50 मुर्गे भर दी। अहमद खुशी खुशी इन्हें अपने दुकान ले गया और बेचने लगा। उसने चिकन का दाम कम कर दिया, 90 से 80 कर दिया। भाई, ये तो बहुत अच्छा किया कि दाम घटा दिया। भला आजकल की महंगाई में ऐसा कहीं होता है क्या? बहन, मैं तो अपने ग्राहकों का सोचता हूँ। मुझे भला थोड़े पैसे कम मिले, पर मेरे ग्राहकों को मुनाफा होना चाहिए। अहमद की चिकनी चुपड़ी बातों पर ग्राहक फिसल जाते, पर उन्हें कहां पता था कि अहमद उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। घटे हुए दाम देखकर ग्राहकों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया। अहमद अपना मुनाफा सोचकर बहुत खुश था। कुछ दिन बाद एक हॉस्पिटल में एक बच्ची को पेट दर्द की वजह से एडमिट किया गया। मेरी बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। इस दिन और कुछ मरीज पेट दर्द की शिकायत की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। भला ये माजरा क्या है? सबके सब फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? नर्स,
इन सबके फूड सैंपल को लैब में भेजकर पता करवाओ कि इन्होंने क्या खाया था। अगले दिन हॉस्पिटल में कुछ और पेशेंट आए। नर्स, वो कल के पेशेंट की लैब रिपोर्ट आई? जी सर, ये रही। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और दंग रह गए। नर्स, आप जल्द से जल्द पुलिस को कॉल कीजिए। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गया। ये देखिए सर, कल 10 पेशेंट और आज 6, इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो भी चिकन खाने की वजह से। जरूर कोई चिकन वाला इन सबकी जिंदगियों से खेल रहा है। ओह, हमें उसे जल्दी अरेस्ट करना होगा, वरना बहुत लोगों की जान जा सकती है। इंस्पेक्टर एक पेशेंट की मां के पास गया। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि बच्ची का खाया हुआ चिकन आपने कहां से खरीदा था? अहमद भाई की दुकान से। उनकी दुकान नुक्कड़ पे है। और फिर पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने अहमद की दुकान पर छापा मारा। सर, ये सब चिकन बीमार है, इन्हें कुत्तों को खाने के लिए बेचा जाता है और ये इंसान इन्हें इंसानों को खिला रहा है। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। आप जेल में जाकर चिकन बेचो। अहमद को लोगों के जीवन के साथ खेलने के लिए 10 साल की जेल हो गई। काश मैं लालच नहीं करता तो आज अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लालची लोरी वाला। सेठ बनवारी लाल का धान का व्यापार था। बनवारी लाल का गोदाम शहर से दूर बिलापुर में था। गोदाम में हमेशा धान की बोरियां भरी रहती थी। इन बोरियों को शहर में अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए बनवारी लाल ने कुछ लोरी वाले को बांध रखा था। इनमें सबसे नया था छागन। छागन बहुत ही शातिर था। वो हमेशा गोदाम पर बैठ के सेठ के पैसों का हिसाब करते रहता था। भुवन, इस गोदाम में कम से कम 10,000 बोरी अनाज होगा तो क्या? तो सोच, ये बोरी 1,000 की तो 10,000 बोरी 1 करोड़ रुपए का माल है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? और हमें ये सेठ महीने के सिर्फ 20,000 देता है। अगर हमें लोरी नहीं चलाएंगे तो इसको मुनाफा कैसे होगा? जो भी हो भाई, मुझे लोरी चलाने के पैसे मिल रहे हैं और इससे मेरा घर चल रहा है। छागन के दिमाग में लालच बैठ गया था। एक दिन जब छागन लोरी लेकर निकला तो वह सोच रहा था कि कैसे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। वह सेठ तो मेरी पगार बढ़ाने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अगर मैं कुछ बोरियां बाहर बेच दूं तो? नहीं, बोरियां कम होगी तो सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बोरियों में से मैं 1-2 किलो अनाज निकाल लूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। अरे वाह! छागन ने गाड़ी किनारे लगाई। फिर उसने ड्राइवर के केबिन से 2 खाली बोरियां और एक माप निकाला। छागन लोरी में चढ़ गया और उसने बोरियों में से माप भरकर अनाज निकाला और खाली बोरियां भरने लगा। जल्दी ही छागन की दोनों खाली बोरियां भर गई। अब इसे केबिन में रख देता हूं जिससे किसी की नजर ना जाए। छागन ने वो 2 बोरियां ड्राइवर केबिन के बगल वाली सीट के पास रख दी और लोरी लेकर शहर के व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने हमेशा की तरह बोरियां अनलोड की और रिसिप्ट वाली पर्ची पर साइन कर दिया। अब छागन यहां से निकला। उसे वह दोनों बोरियां बेचनी थी। वह एक किराने की दुकान के पास रुक गया। भाई, अनाज खरीदोगे? रोज 2 बोरियां दे सकता हूँ। क्या दाम लोगे? वैसे तो दाम 1,000 रुपये है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 800। रोज 2 बोरी दे सकते हो? हाँ, बड़े आराम से। दुकानदार ने छागन को 1,600 रुपये दे दिए।
और छागन अपनी ऊपरी कमाई देखकर बहुत खुश हुआ। ये हुई न बात, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मुफ्त के पैसे। वाह वाह छागन, तेरा जवाब नहीं। अगले कुछ दिनों तक छागन यही करता था। वह रोज लोरी साइड में लगाकर अनाज चोरी करता था और फिर उसे किराने की दुकान पर बेचता था। अचानक एक दिन बनवारी लाल को शहर की दुकान से फोन आया। ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बराबर माप कर ही बोरी भरते हैं। बनवारी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ सेठ जी की ये शिकायत है, मतलब यहाँ से बोरियां बाहर जाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद छागन कुछ कर रहा है। उस दिन छागन के लोरी निकलते ही बनवारी लाल ने लोरी का पीछा किया अपने कार से। बनवारी लाल ने देखा कि छागन ने लोरी साइड में लगा दी और अनाज चोरी करके दूसरी बोरियों में भरने लगा। तो ये माजरा है। बनवारी लाल ने अपने महंगे फोन से छागन का वीडियो बनाया। उन्होंने छागन का पीछा जारी रखा। छागन ने बोरियां सेठ जी के यहाँ दे दी और साइन भी ले आया। फिर छागन एक किराने की दुकान पर गया और वहां वो दोनों बोरियां बेच दी। यह भी सेठ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस दिन जब छागन शाम में अपने घर पर था तो सेठ जी पुलिस ले आए। नवा खराम, जिस थाली से खाता है उसी में छेद करता है। पुलिस ने छागन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की जेल हो गई। छागन को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें